मैं एक और चीज बता दूं, मैं शेयर कर लूं। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग थे जो इस तरह के धंधों में थे, मतलब लोकल ब्रू के या उसके, कहना हमारे यहाँ स्कीम थी, हमने उन लोगों को कहा कि भाई लाख लाख रुपया लोन लीजिए, आप कोई ऑल्टरनेटिव धंधा शुरू करिए, और जरूरत पैसे की है तो और करिए। इस तरह की बातें नीतीश कुमार कहे हैं। लेकिन कहने लोग फिर भी नहीं मानते हैं। खैर, प्रोफेसर रविकांत, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है ऑन द फेस ऑफ इट, कि ये एक बहुत परोपकारी काम है और इसके पीछे लोगों को वोट का नुकसान होता है, आर्थिक क्षय मतलब नुकसान भी होता है सरकार को, लेकिन फिर भी करती है। मैं ये मानता हूं कि ये वोट का अगर, क्योंकि कोई भी नेता जो है, जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, वो वोट की राजनीति भी कर रहा है, वोट का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि खास करके वंचित वर्गों में ये अभिशाप है। इससे बड़ा अभिशाप, शराब से बड़ा अभिशाप नहीं है, क्योंकि कितने लोगों के घर बिक जाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, खाने का पैसा नहीं है, लेकिन शराब की लत पड़ गई है। और घर की महिलाएं खास करके इसमें इसके अगेंस्ट रहती हैं। और जो नीतीश कुमार ने जब ये काम किया तो शुरू में उनको बहुत रिस्पांस मिला था, खास करके महिला वर्ग से उनको बहुत रिस्पांस था। बाद में वो अपना ढीला होने लगा, वो अलग बात है। लेकिन तो मैं एक आपसे भी पूछ रहा हूं ये बात, प्रोफेसर रविकांत, की सामाजिक रूप से भी जो समाज का नीचे वाला वर्ग है वो इससे डायरेक्टली इफेक्टेड है, वंचित वर्ग, खास करके जो 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 रोज का मजदूर है, जो रोज कमा के खाने वाला है, उसकी तो बुरी हालत है। तो इसमें क्या, क्योंकि अब वो मर भी गए तो उनके यहां कमाने वाला भी नहीं है, रविकांत साहब। शुक्रिया सिंह साहब। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो निम्न वर्ग है वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होता है। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं है कि निम्न वर्ग ही सबसे ज्यादा उसका उपभोग करता है। चाहे बिहार हो या गुजरात हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, शराब पीने वाले हर वर्ग और हर समुदाय में आपको मिलेंगे। लेकिन निम्न वर्ग उससे तबाह इसलिए होता है क्योंकि उसको पचाने के लिए जो और खाद्य सामग्री उसको चाहिए वो उसके पास नहीं है। दूसरा, वो अपनी तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए उसको एक ये मिल गया है विकल्प कि वो दारू पिए और सारी समस्याओं को भूल जाए। जो उच्च वर्ग है वो तो थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा जो भी उसमें नशे का आनंद मिलता हो उसके लिए। लेकिन गरीब तबका आम तौर पर अपनी समस्याओं को भूलने के लिए और लत पड़ जाने के लिए दो बड़े कारण उसमें दिखाई पड़ते हैं। उनका उपभोग करता है और उपभोग करते हुए वो अपनी जमीन को भी जो उसके पास है वो भी बेच देता है। जो दिन भर मजदूरी करता है वो उस आमदनी को भी पी जाता है। उसके घर के बच्चे, उसकी पत्नी, ये सब सफर करते हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। पत्नी कहीं और जाकर के काम करती है तब अपने बच्चों का पेट भर पाती है। और ये व्यक्ति, जो मर्द जो शराब पी रहा है, वो उसमें अपने में ही मस्त हो जाता है और उसको शायद दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती है। तो इस वजह से जाहिर तौर पर जो निम्न वर्ग है या जो निम्न जो जातीय समुदाय है वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और कई बार वो सस्ती शराब पीने के लिए, अब जो उच्च वर्ग है वो तो महंगी शराब पी सकता है, वो उसके साथ काजू खा सकता है। लेकिन जो निम्न वर्ग है वो उसको कच्ची शराब पिएगा, कम दाम वाली, या जहाँ पे आप आपके ठेके भी हैं तो वहां पे भी देखिए कि वो सारा आमदनी अपनी लेकर के आएगा, वो उसको पिएगा। और उसके बाद जो उसका होता है, वो जहरीली शराब से तो वो अभी मर गए हैं। अगर शराब पीते रहेंगे, जहरीली ना भी पिएंगे तो भी 10, 15, 20 साल में उनके फेफड़े गल जाएंगे और उसके बाद उनको मरना ही है। तो लगभग वो मरने की कगार पर उस अपने परिवार को भी झोंक देते हैं, खुद तो उनकी जिंदगी फंसी हुई होती है। और इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में, और खास करके गांधी जी ने जो अपना आंदोलन चलाया था आजादी के समय पे भी, ये हुआ आजादी के आंदोलन के समय पे भी ये हुआ कि शराबबंदी लागू होगी और महिलाएं ही अक्सर इनका नेतृत्व करती थी। तो महिलाएं और बच्चे जो शराब पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो उस परिवार में सफर करती हैं। और इसलिए आजादी के आंदोलन में भी इसको प्रमुख तौर पर रखा गया था कांग्रेस के अपने कार्यक्रमों में। लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीजें रखी गई उसको कुछ सरकारों ने लागू किया, कुछ अभी उस पर विचार कर रहे हैं।
या जिनको अर्निंग होती है, उससे जो टैक्स मिलता है, रेवेन्यू जो मिलता है, उस रेवेन्यू के चलते वो नहीं कर पाते हैं। लिहाजा उसका जो दुष्प्रभाव है वो लगातार उस पर पड़ रहा है। और बिहार में भी जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी संवेदनहीनता है जब वो ये कहते हैं कि कोई कंपनसेशन हम नहीं देंगे। देखिए, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उस व्यक्ति को तो वो दंड मिल गया, लेकिन उसके परिवार के पत्नी ने, उसके बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? वो एक लत के कारण या वो सोहबत के कारण या अपने नशे के कारण वो जो कर रहे थे, उसका तो दंड उनको मिल गया, लेकिन उनके परिवार को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर राजनीति भी है तो इसमें बुरी नहीं है। उस परिवार को तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जहां पे आपने शराबबंदी की है, तो वहां पे फिर आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये जो जहरीली शराब है, जो नकली शराब है, वो बने नहीं। नीति आपकी अच्छी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को इससे बड़ी सुरक्षा मिली। लैंड ऑर्डर का जो सवाल है वो भी बहुत हद तक हल हुआ, लेकिन इसके जो दूसरे प्रभाव हैं वो प्रभाव कम नहीं हुए। इससे ब्लैक मनी भी, भ्रष्टाचार भी खूब बढ़ा, खास करके पुलिस महकमे में। इस पर भी नजर नीतीश कुमार को रखनी चाहिए और इस उत्तरदायित्व से वो बरी नहीं हो सकते कि नहीं आप कहते कि जो पिएगा वो मरेगा। ये जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की भी है कि इस तरह की शराब नहीं बने, इस तरह की शराब नहीं बिके। ये जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार सरकार की है और इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देने की बात जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। और इसलिए नहीं है कि इन तबकों के पास अब कोई जरिया नहीं है। आपने खुद ही कहा कि जो मर्द मर गया है, जो पुरुष मर गया है, उसके परिवार के लोगों का कैसे पेट भरेगा? वो महिलाएं या तो काम करने के लिए जाएंगी तो अपने बच्चों की कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अगर सरकार फेल हुई है, मैं तो समझता हूं कि इसमें फेल ही हुई है। अगर जहरीली शराब बिकी है और लोगों ने पिया है, इसका मतलब है कि प्रशासन फेल हुआ है। तो उसके एवज में आपको उस गलती को स्वीकार करते हुए, और ना भी अगर गलती आप स्वीकार करें तो कम से कम उन लोगों को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशीलता के साथ लोगों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, बावजूद इसके कि आपकी ये जिद है कि जो पिएगा वो मरेगा। जी जी, रविकांत जी आपके पास आ रहा हूं, एक चीज और बता दूं। हाँ, ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे। ब्रजेश जी। मैं रविकांत जी से सवाल पूछ ले रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरा ये कहना है कि शराब को लेकर के जो दृष्टिकोण 50 प्लस के लोगों का है, वह दृष्टिकोण 18 से 25 के लोगों का नहीं है। आज के डेट में किसी 20 साल के बच्चे से बात करिए शराबबंदी होनी चाहिए, तो ऐसे देखता है जैसे किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ आदमी बात कर रहा है। वो एक्सेप्ट करता है कि जीवन में कभी शराब पी लेना कोई दोष नहीं, फंक्शन में पी लेता है, दोस्तों में पी लेता है तो दोष नहीं। मतलब उसने उसको अडॉप्ट कर लिया है कि जीवन का नया ट्रेंड है और ये पी लेना कोई बुरी बात नहीं, तो बुराई के रूप में नहीं देखता। वो खुद पीता है, नहीं पीता से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं भी पीता है तो भी वो पीने को बुराई के रूप में नहीं देखता है। मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक की। लोअर क्लास में तो इसे सदैव अप्राप्य माना गया है और अप्राप्य चीजों के लिए आकर्षण कुछ ज्यादा ही होता है। आपकी जेब में पैसा ना हो तो हर चीज पाने की, हासिल करने की इच्छा होती है। हम करें जिनके पास अवेलेबल है, जिनकी दुकान जेब में भी पैसे हैं, सामने दुकान भी है और वो शराब नहीं पीते हैं, वो बच्चे भी कहते हैं कि शराब पीना आज की डेट में दोष नहीं। समाज में इस बदलाव को भी ध्यान रखने की जरूरत है। बड़े पैमाने पे जो, जैसे लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं, नशेड़ी हो गए, पियक्कड़ हो गए, इनकी आदत पड़ गई है, हैबिट है, छोड़ते नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चे वीकेंड में शराब पी रहे हैं बड़े शहरों में, हो सकता है पेरेंट्स को ना पता हो। तो इस जो सामाजिक बदलाव है, ऐसे दौर में शराब बंदी की क्या और अहमियत उसी तरीके से जैसा कि आज से 60 साल पहले गांधी जी ने सोचा था, 70 साल पहले। मैं इस बारे में बात करना। ठीक है, ठीक है। मैं बस इसमें प्रोफेसर रविकांत एक चीज जोड़ दूं। ये जो सिस्टम है उसको बीट करने की बात है ना कि 102 मीटर, कुछ शराब में एक समय ये था कि हाईवे फेसिंग शराब की दुकानें नहीं होंगी, तो तमाम जगह मैंने देखा उसका वो मुंह उधर कर देते हैं, एरो लगा। मतलब शराब की ओपनिंग पीठ जो होती है वो हाईवे की तरफ होती है, ओपनिंग उधर। आपने तमाम जगह देखा होगा, क्योंकि शायद कहीं क्लॉज है कि रोड फेसिंग ये नहीं, तो वो पीठ उधर कर देते हैं। ये मतलब मुझे कभी कभी अजीब सा लगता है कि हम लोग किसको एक दूसरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं।
ब्रजेश जी की बात आप एक बार जवाब दे दीजिए तो मैं एक एडिशन कर दूं। ये सिर्फ यही नहीं है 20-22 बच्चों में, मैं ब्रजेश जी की बात को और स्पेसिफिक कर दूं। समाज का एक बड़ा वर्ग यह है कि मैं इसको कह रहा हूं जो हम और आप जान रहे हैं, जो शहर में आ गया है तमाम जगह, मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे हमारे आपके उस एक्सटेंडेड समाज में बाप और बेटे साथ पी रहे हैं। अरे भाई ये कहीं संभव है? लेकिन आज आप अगर झूठ ना बोलें तो आप भी अगर अगल बगल अपने देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बाप और बेटे, और वो टोस्ट करते हैं भाई, चीयर्स। आज ये बहुत कॉमन चीज है, तो शायद ये चीजें बदल नहीं। रविकांत जी, इस पे आप एक टिप्पणी कर दीजिए, ब्रजेश जी बोल रहे हैं। देखिए, ये सारी जो बातचीत हम लोग अभी कर रहे हैं, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि भारतीय समाज में शराब खूब पी जा रही है, और अगर आप उस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उसके तरह तरह के नुकसान हो रहे हैं, और किसी भी तरीके से उसको रोका भी नहीं जा पा रहा। अब उसको लेकर के तमाम अवस्थाओं में भी अंतर है, बिल्कुल ठीक कहा ब्रजेश जी ने, और उसके अलग अलग कारण हैं। जैसे जो मिडिल क्लास या हायर क्लास है, उसकी जो नौजवान पीढ़ी है, वहां पे उस पूरा उनको कल्चर मिला हुआ है कुछ। अब फिल्म, एक जमाने में ये होता था कि महिलाएं शराब नहीं पीती, या बहुत खास परिवारों के या खास वर्ग की ही महिलाएं हो सकता है कि पीती हों। लेकिन पिछले एक दशक में अगर आप बॉलीवुड के कुछ गानों को देखिएगा तो उनमें लड़कियां शराब पीते हुए खूब दिखती हैं। मैं टल्ली हो गई, पता नहीं वो कौन कौन से गीत निकल करके। ये जो चीजें हैं वो उसके एक्सेप्टेंस को बढ़ाती हैं, और उस नौजवान पीढ़ी को ये लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया है तो फिर मतलब क्या है जीने का, और ये हमारा क्लास क्या है। वो एक क्लास का भी एक उपकरण हो जाता है। तो हर वर्ग, हर अवस्था, हर धर्म, हर जाति समुदाय में ये है कि लोग शराब पी रहे हैं। अब उसका जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके कारण अलग अलग मिलेंगे। दूसरा, जहां मैं उस आदर्श की तरफ जाते हुए रुक जाता हूं, जो गांधी जी का अपना मिशन था, वो बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शशि जी ने कि इतनी विपन्नता है, और उस विपन्नता और विषमता के कारण आप उसको नहीं रोक पा रहे। मसलन मैं आपको बहुत यथार्थ उदाहरण दूं। लखनऊ में हम लोग हैं, गोमती के किनारे शाम को हम लोग देखते हैं कि जो रिक्शा वाले हैं, जो मजदूर हैं, वो जब मेहनत करके आते हैं, जो रूखा सूखा खाते हैं अंधेरे में बनाते हुए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े चैन से सो जाएं। वहां मच्छर भी है, वहां सर्दी भी है, वहां वो शोरगुल भी है। शायद उनके लिए मजबूरी होती है कि अगर वो पी लेते हैं तो उसके बाद उन्हें न मच्छर नजर आते हैं, न उनकी चुभन, न वो गाड़ियों के हॉर्न, न सर्दी न गर्मी। शायद ये होगा, और फिर वो लत में आता है। तो वो एक मजबूरी भी है, और मैं ये कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं उसके कारण को केवल दिखा रहा हूं कि एक मजबूरी भी है कि वो मजदूर कैसे सोएगा, सवाल ये उन हालातों में। ये जो मिडिल क्लास और हायर क्लास का छोड़ दीजिए, उनके लिए वो थोड़ा सा मस्ती का एक साधन होता है। वो थोड़ा माहौल बनाते हैं। ये माहौल नहीं बना रहे होते, ये दरअसल सोने के लिए मजबूरी में उस अपनी थकान को मिटाने के लिए कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि शराब से क्या होगा। शराब की बोतल पे भी लिखा होता है, गुटखा की बोतल उस पे पाउच पे भी लिखा होता है कि इससे क्या होगा। ये जानते हुए भी वो अगर करते हैं तो उस मजबूरी को भी हमें समझना चाहिए। 75 साल के बाद भी अगर सरकारें ये नहीं तय कर पाई हैं, या वो नहीं कर पाई हैं कि ये आर्थिक रूप से जो विपन्न है, जो मजदूर क्लास है, वो शाम को कहां सोएगा, अगर उसके लिए कोई व्यवस्था अगर वो नहीं कर पाया है, और वो उनको लगता है कि शराब की जितनी खपत होगी हमको रेवेन्यू ज्यादा आएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो बात आई थी, शाहिद साहब ने कहा था कि जागरूकता, अगर आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि आज गांधी जी अगर होते तो वो भी नीतीश कुमार के इस वाक्य से सहमत नहीं होते। वो चाहते थे ये कि शराबबंदी देश में हो, लोग ना शराब पिए, लेकिन कैसे? अगर कोई गलती भी कर रहा है तो गांधी जी तो उसको गले से लगाते और उसको समझाते, उसको दूर करते। लेकिन ये सरकार कोई नहीं कर सकती, चाहे गुजरात की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार। आपको जरूरत है उस पर मरहम लगाने की, नंबर एक। नंबर दो, आप जो नीति लागू करते हैं उसमें आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उस पर दंड लगाएं जैसे बिहार में हो रहा है और मैक्सिमम दलित उसमें पकड़े जा रहे हैं, जो उनको जेल जेल जा रहे हैं या पैसे से वो अब जाकर के थाने से छूट रहे हैं, या तो फिर आप पुरस्कार दें। ये दो विधान होते हैं आमतौर पर अगर कोई आप नीति लागू करते हैं इस तरह की। सवाल ये है कि इसके लिए शराबबंदी को प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार ने या गुजरात सरकार ने या जहां पे भी है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है? मुझे नहीं लगता है। वो केवल दंड का विधान करते हैं और गांधी के भारत में दंड का विधान उतना स्वीकार्य नहीं है। यहां आप प्रोत्साहित करेंगे लोगों को, और मैंने कहा कि इन स्थितियों से कैसे निपटेंगे कि जहां एक मजदूर अपना परिवार छोड़ करके इतना मेहनत मजदूरी करके थका हुआ मच्छरों के बीच में, यातायात के शोरगुल के बीच में सोएगा कैसे? सवाल ये। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अपरिहार्य हो जाता है नशा करना। आप इसके लिए अगर कुछ करते हैं तो बेशक ये फिर आपके ऊपर जाता है कि आप शराबबंदी लागू करें, और जब तक आपके पास ये विकल्प नहीं है, आप लोगों के लिए रोजगार का, उनके रहने का जो है, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन मिलेगा। आप 47 देख रहे हैं लेकिन 21 कौन देखेगा? ये तो मौलिक अधिकार है। और अगर आपके पास नहीं, वो कौन सा पानी पी रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, उनको तो रोज बीमारी होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो जानते हैं कि हमारा जीवन कितना है और उनको भी चिंता होती है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, लेकिन वो वहां पे वो सारी चिंता को भूल करके इस नशे में ही अपने आप को फंसा लेते हैं, और धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म होती चली जाती है। वो ऐसे नहीं मरेंगे तो 15 साल के बाद मरेंगे, 20 साल के बाद मरेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम इसी के लिए बने हैं। इस पूरे भारत के बड़े तबके का या सरकारों का बोझ ढोते ढोते उनको सिर्फ मर जाना है, इसके अलावा उनके पास विकल्प। तो जब तक आप विकल्प नहीं देते हैं, आप जन जागरण का, प्रोत्साहन का कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, और अगर ऐसी गलती होती, गले लगाने के बजाय आप कहते हैं मरते हो तो मर जाने दे। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो मर गया है, सवाल उसके परिवार का है। मुआवजा उस व्यक्ति को नहीं मिलने जा रहा है, मुआवजा उसके परिवार को मिलने जा रहा है। वो क्या करेगा परिवार? सवाल यहां है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि शराबबंदी की जो आपकी नीति है उसमें और ज्यादा आप मजबूत हो सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें होंगी। दूसरा, जो हायर क्लास है, जो जो नौजवान पीढ़ी है, वो तो दूसरे तरह से सरक रही है। उसको तो डांस करना है, डिस्को जाना है, उसको अपना क्लास दिखाना है। अगर आप वो उनमें से कोई बच्चा नहीं पी रहा है तो उनको लगता है कि ये क्या थर्ड क्लास का व्यक्ति, तो वो सब है। और दूसरा क्लास है जिसके पास विश्वविद्यालय जाने के लिए है ही नहीं, सरकार उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो मजदूरी में झोंका जा रहा है और वो भी पी रहा है। ये विडंबना है, और इस विडंबना को इस देश में कैसे दूर किया जाएगा, ये फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग सोच पा रहे। अब ये सरकारों को और बुद्धिजीवियों को तय करना है कि गांधी के उस रास्ते को, संकल्प को कैसे पूरा किया जाए। जी।